नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई क्लास, नए प्रकार का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एलएलबी से रिलेटेड। ये जितने भी टॉपिक्स मैं अभी डालूंगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा एलएलबी की। तो एलएलबी बोले तो अगर आप इसकी फुल फॉर्म जानना चाहें तो होती है बैचलर इन लेजिस्लेटिव लॉ, है ना। एलएलबी बहुत सारे लोग कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता एलएलबी की फुल फॉर्म क्या है। तो आज ना मैं एलएलबी का जो सेकंड सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 201 है जिसको बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस 2, कहने का मतलब विधि शास्त्र 2, उसका आज पहला लेक्चर डाल रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप इसे पढ़िएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मैं इसमें क्या करूँ इम्प्रूवमेंट, या ये कैसा बना, कैसा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या कि हमारा जो लेक्चर है किसका है, विधि शास्त्र या जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है। और सबसे पहले इसमें पूछा गया कि न्याय प्रशासन क्या होता है। ठीक है ना, क्या पूछ रहे हैं, न्याय प्रशासन के बारे में। न्याय प्रशासन होता क्या है, तो न्याय प्रशासन क्या था, मैंने परिभाषाएं लिखी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैं बोलता रहूँ आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, ये सफिशिएंट रहेगा, आपको एग्ज़ाम पास कराने के लिए काफ़ी रहेगा। जो आपने भी एग्ज़ाम देना ना यूनिवर्सिटी के, जो कि डेट आगे 10 जुलाई के बाद, मैं कोशिश करूँगा तब तक सभी पेपर्स के सभी लेक्चर्स अपलोड कर सकूँ और आपकी मदद कर सकूँ इसमें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब न्याय प्रशासन में मैं सामंड को बता दूं। सामंड कहते हैं कि न्याय प्रशासन का तात्पर्य है किसी राजनीतिक समाज में राज्य की भौतिक शक्तियों के द्वारा अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा, अधिकारों की रक्षा कब हो सकती है, जब आप कानून बना सकें, कि यह राज्य के द्वारा कानूनी अधिकारों के संदर्भ में बल प्रयोग करता है और समाज में कानून व न्याय दोनों आवश्यक हैं। ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं थोड़ा आपके लिए। क्या कि सबसे पहली बात तो है कि जो राज्य है वो अपने जितने भी नागरिक हैं उन्हें जो अधिकार दिए हैं संविधान ने, या उनके खुद के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। किस प्रकार से रक्षा करता है, तो रक्षा करता है कि भौतिक शक्ति का प्रयोग करके। जो राज्य को भौतिक शक्ति दी गई है, क्योंकि एक राजनीतिक समाज में राज्य को भौतिक शक्तियाँ दी जाती हैं। अगर राज्य में कोई हेड नहीं होगा या कोई अध्यक्ष नहीं होगा तो समाज तितर बितर हो जाएगा। तो इसलिए राजनीतिक समाज में उस समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए न्याय प्रशासन दोनों की आवश्यकता होती है, और उनके प्रयोग के लिए बनाया गया है कानून। सही है ना। तो न्याय व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए कानून का सहारा लेना होता है। अगर कानून नहीं होगा तो आप न्याय दे ही नहीं सकते, न्याय स्थापित नहीं कर सकते। समझ आया। तो कह सकते हैं कि न्याय और कानून आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि कानून न्याय की कसौटी है। कानून का प्रयोग इसलिए करते हैं हम ताकि जो नागरिक हैं वो अपने जो अधिकार हैं उनका उपभोग पूर्ण रूप से कर सकें। ये कहा है सामंड ने। तो समाज में कानून व न्याय दोनों का होना ही आवश्यक है, दोनों साथ चलते हैं। समझ आया, ये कहा है सामंड ने। अब बात करते हैं हॉब्स की। हॉब्स ने क्या कहा है, हॉब्स ने कहा कि न्याय प्रशासन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आदिम काल का व्यक्तिगत बदला। अब यहीं से शुरू करते हैं। होता ये था कि जो आपका बहुत पुराने समय से कोई द्वेष किसी से चला आ रहा है, आदिम काल का जो व्यक्तिगत आपका वो है, आप उसे बदला ना लें। समझ रहे ना, आप एक इंसान हैं, आप कानून का सहारा लें, कानून से मदद लें, वो आपको आपके कार्य के अनुसार आपकी मदद करेगा जैसी आप उससे मदद चाहेंगे। तो कह रहे हैं ये कि न्याय प्रशासन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आदिम काल का व्यक्तिगत बदला लेने के लिए किसी पर टूट पड़ना। आपको अगर इसे बदला लेना है तो आप ये नहीं कि आप उससे जाकर टूट पड़ेंगे, उससे लड़ने लगेंगे, और हिंसात्मक रूप से अपनी सहायता करने की प्रवृत्ति। आप मतलब किसी प्रकार के हिंसा करके अपनी सहायता कर रहे हैं, उससे बचाव कर रहे हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति का विरोध किया गया है। ठीक है ना। मतलब यह है कि जैसे पहले लोग करते थे कि कहीं पे किसी ने किसी घर चोरी कर ली तो दूसरा व्यक्ति क्या करता था, उसे पता लग जाने के पश्चात स्वयं बन जाएगा न्यायाधीश और जाके उससे लड़ पड़ेगा, उसे सही से पेल देगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो जब उसे खुद ही न्यायाधीश बन जाएगा, इस प्रकार अगर सब लोग करने लगेंगे तो समाज बिखर जाएगा, उसमें व्यवस्था नहीं रहेगी, न्याय प्रशासन स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा कि कोई स्वयं न्यायाधीश नहीं बनेगा। ठीक है ना।
और ना ही दोषी पर शारीरिक शक्ति का प्रयोग करेगा, किसी प्रकार की शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके दोषी को क्षति नहीं पहुंचाएगा। ये कहा है ये हॉब्स ने कहा है, ठीक है, सॉरी। तो ये हॉब्स ने ये बताया कि न्याय प्रशासन, इसी को न्याय प्रशासन कहते हैं, जिसमें कि प्रशासन ही न्याय करता है, ठीक है ना, समझ में आया? क्योंकि प्रशासन ही न्याय कर सकता है, बाकी किसी को, किसी नागरिक को अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रशासन अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने नागरिकों को व्यवस्था करता है, उन्हें जीवन यापन करने की और अपने समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने की। अब बात करते हैं इसमें कि न्याय प्रशासन के कितने प्रकार हैं। तो न्याय प्रशासन के 2 प्रकार हैं। एक तो यह सिविल जस्टिस को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस, कहने का मतलब सिविल न्याय प्रशासन, या आप कह सकते हैं नागरिक न्याय प्रशासन, या आप कह सकते हैं दीवानी न्याय प्रशासन। समझ में आया? तो इसके अंतर्गत होता क्या है? तो इसके अंतर्गत होता यह है कि जो पक्ष हैं उनके जो कानूनी अधिकार हैं, एक तो उनका निश्चय करते हैं ये कि इनके ये कानूनी अधिकार हैं। उसके बाद होता यह है कि जिस पक्ष को क्षति पहुंची है वो पक्ष अपना वाद दायर करता है, उसके पश्चात इसके ऊपर कार्यवाही की जाती है, और जो दोषी पक्ष होता है जिसने दोष किया है उस पक्ष के ऊपर कोई निषेधाज्ञा लगाई जाती है कि ये कार्य निषेध है, आप ये कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसे पुनः स्थापना करने का आदेश दिया जाता है कि आपने अगर कोई चीज़ को क्षतिग्रस्त किया तो आप उसे दोबारा स्थापित करेंगे, ये आपको आज्ञा दी जाती है। तीसरा क्या है कि अति विशिष्ट आज्ञा भी दी जा सकती है पालन करने के लिए, और क्या कहते हैं, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत ये कार्य करता है हमारा सिविल न्याय प्रशासन। समझ आया? ये होता है सिविल न्याय प्रशासन के अंतर्गत। दूसरा है हमारा क्रिमिनल जस्टिस या आपराधिक न्याय प्रशासन, मतलब कि बोले तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस या फौजदारी न्याय प्रशासन। सही है ना? ये एक ही बातें हैं तीनों, मतलब इसको इन नामों से जाना जाता है। अगर इनमें से कोई भी एक नाम लिख के आए तो आप समझ लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस की बात हो रही है। सही है? अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत ये आता है कि व्यक्ति के अपराधों का निश्चय करना भी आता है। दूसरा, आरोपी को अपेक्षित, जब उसका आरोप सिद्ध हो जाए, उसने जो आरोपी ने कोई आरोप किया है वो सिद्ध हो जाने के पश्चात इसे क्या दंड देना है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या कार्यवाही करनी है, ये भी इसी के क्रिमिनल जस्टिस के अंतर्गत ही आता है, ये इसका अधिकार क्षेत्र है। दूसरा क्या है कि उसके ऊपर जुर्माना, कारावास, दोष सिद्धि, ये सारे के सारे होने के पश्चात होता ये है कि सजा देना भी इसी के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को शारीरिक कष्ट दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस द्वारा, यानी कि आपराधिक न्याय प्रशासन द्वारा किसी भी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट दिया जाता है, क्योंकि वो ऐसा अपराध कर चुका है जिसमें उसे शारीरिक कष्ट ही देना होगा, चाहे उसे जेल भेजा जाए, चाहे उसे कुछ भी किया जाए, ठीक है ना। ये होता है इसके अंतर्गत, जिसे बोलते हैं हम क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत होता है कि हम 3 बिंदु और ऐसे हैं जिन्हें हम इससे ही रिलेटेड मानते हैं, और इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम मानते ये हैं कि एक तो अपराध की, मतलब जो अपराध हो रहा है उससे समाज की स्वयं रक्षा कर रहे हैं हम, पहली चीज़। दूसरा, जो बड़े अपराधी हैं ना उन्हें दंड का भय दिखा रहे हैं ताकि और इस प्रकार के अपराध ना हो सकें, ठीक है। और तीसरा बिंदु ये कहता है कि जिस प्रकार के अपराध समाज में हो रहे हैं उनसे समाज की रक्षा करने का ढंग भी यही है। अतः आप ये कह सकते हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस है ना, आपराधिक न्याय प्रशासन जो है, इसका कार्य है अपराधी को दंड देना, ये इसका मुख्य कार्य है, ये आता है इसके अंतर्गत। सही है। अब मैं बात करता हूँ कि दीवानी और आपराधिक, ये 2 जो न्याय प्रशासन है इनके बीच में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि जो दीवानी प्रशासन है उसकी कार्यवाही जो करता है वो क्षतिग्रस्त पक्ष करता है। इसमें कोई अपने आप नहीं पता लगता, अगर किसी ने आपकी भूमि पे, आपके खेत पे कब्जा कर लिया, आपके प्लॉट पे कब्जा कर लिया है, तो आप क्षतिग्रस्त पक्ष हैं, आप ही जा करके दीवानी न्यायालय में वाद दायर करेंगे कि साहब मुझे ये क्षति हुई है, उसके बाद ये कार्यवाही करेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि कार्यवाही क्षतिग्रस्त पक्ष द्वारा की जाती है, ठीक है, दीवानी में। दूसरा पॉइंट इधर आता है आपराधिक में। आपराधिक में क्या आता है कि आपराधिक में कार्यवाही राज्य के द्वारा की जाती है और पीड़ित पक्ष को इसमें गवाह बनाया जाता है। कैसे? इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए कि किसी एक इंसान ने अपने पड़ोसी का मर्डर कर दिया, तो अब इसमें जो क्षतिग्रस्त पक्ष कौन सा है? जिसके यहाँ पे मर्डर हुआ है। अब होगा ये
कि राज्य यानी कि राज्य का कार्य, इस कार्य के लिए कानून, कानून का कार्य करती है पुलिस। तो पुलिस किसे पकड़ेगी? अब क्षतिग्रस्त से दूसरा पक्ष, जिसने क्षतिग्रस्त किया है उसे, यानी अपराधी को पकड़ेगी। अब अपराधी को पकड़ेगी, मतलब कार्य कौन कर रहा है? तो राज्य कर रहा है। राज्य क्या कार्य कर रहा है? कि अपराधी को पकड़ने कार्य कर रहा है राज्य। तो आपराधिक न्यायालय में जो कार्य करता है वो राज्य द्वारा। अब जो पीड़ित पक्ष है वो गवाही देगा कि साहब इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये कार्य किया है, आप मुझे इससे मतलब न्याय दिलाइए, ये काम होता है इसके अंतर्गत। अब दूसरा है CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है ना। तो दीवानी न्यायालयों की जो प्रक्रिया है, जो कार्य प्रक्रिया है, जिस प्रकार के दंड दिए जाते हैं वो CPC के अंतर्गत दिए जाते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत दिए जाते हैं। अगला है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कहने का मतलब आपराधिक जो न्यायालय हैं उनके अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द्वारा ही उनका निर्णय किया जाता है किस प्रकार का अपराध है और इस अपराध के लिए किस प्रकार का दंड इस अपराधी को दिया जाना है। अतः CRPC के अंतर्गत ये दिया जाता है। जैसे IPC होती है ना पूरे भारत देश के लिए, भारतीय दंड संहिता, इसी प्रकार होती है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है ना। अगला है उपचार। उपचार क्या है? उपचार ये है कि अगर किसी ने, कोई क्षतिग्रस्त पक्ष है, उसने कोई वाद दायर किया है और दूसरे पक्ष पर ये वाद साबित हो जाता है और वो कोई केस या वो वाद हार जाता है, तो उसके बाद दीवानी कार्यालय उस पक्ष के ऊपर ये जुर्माना लगाता है, हर्जाना लगाता है कि आपको हर्जाना देना होगा क्षतिपूर्ति के लिए इस क्षतिग्रस्त पक्ष को। इसमें क्या होता है? इसमें अपराधी को सजा दी जाती है, कोई हर्जाना नहीं दिया जाता, सीधी सजा दी जाती है कि आपको ये सजा दिया। जैसे हम बात करें कि IPC सेक्शन 302 के तहत आप किसी को भी मृत्यु दंड के लिए फांसी की सज़ा देते हैं, तो 302 में फांसी की सज़ा का प्रावधान है। इसी तरह से CRPC में भी अलग अलग धाराएं हैं जो आपको किसी अपराध के लिए क्या दंड दिया जाना है वो ये बताती है। अगला है हमारा वाद किस में दाखिल किया था? तो दीवानी न्यायालयों में वाद दाखिल किया था दीवानी मामलों का, और फौजदारी न्यायालयों में वाद दाखिल किया जाता है फौजदारी मामलों का। दीवानी आप समझ गए होंगे, दीवानी का मतलब वो है जो नागरिक मामले हैं और फौजदारी का मतलब वो है जो आपके लड़ाई भिड़ाई के या फिर मर्डर या किसी बड़े अपराध के मामले हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आगे बात करते हैं आपराधिक न्याय के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, मतलब हम जो आपराधिक न्याय है उसे हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न टू गेट इट। तो इसका क्या है कि अराजकता व असामाजिक तत्व, कहने का मतलब ये कि जो समाज में अराजकता फैली हुई है और जो असामाजिक तत्व समाज की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं उसे सुधारने के लिए, या कहें कि अराजकता व असामाजिक तत्वों की रोकथाम कर राज्य में शांति व्यवस्था बनाना और अपराधियों को दंड देकर सुधारना, ये कार्य है, ये कारण है आपराधिक न्याय के मुख्य उद्देश्य ये हैं। क्या? कि जितने अपराधी हैं या तो उन्हें दंड देकर सुधारें, या वो बिना दंड के सुधर जाएं तो वैसे सुधारें, या जुर्माना देकर सुधारें। मतलब किसी भी प्रकार से सुधार होना चाहिए, समाज में किसी प्रकार की कुरीति ना रहे, समाज में किसी प्रकार की अराजकता व्याप्त ना हो, समाज में किसी प्रकार के असामाजिक तत्व ना रहते हों, समाज में किसी भी प्रकार का ऐसा गलत कार्य ना हो रहा हो जो समाज के प्रति एक घिनौना या समाज के प्रति अपराध कहा जा सके। कहने का मतलब समाज में किसी भी प्रकार की बुराई या अपराध व्याप्त ना हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है आपराधिक न्याय का। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि साम्राज्यिक के आपराधिक न्याय के मुख्य उद्देश्य, लेकिन हुआ ये कि सामंड के अनुसार, जो सामंड हैं उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय के विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दंड के 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। क्योंकि आपराधिक न्याय के अंतर्गत दंड भी दिया जाता है, अगर किसी अपराधी ने, किसी ने ऐसा अपराध किया है जिसके प्रति दंड दिया जाना चाहिए तो उसे फौजदारी के अंतर्गत CRPC द्वारा दंड भी दिया जाता है। तो अब दंड किस प्रकार का दिया जाता है? तो सामंड ने दंडों को ना 4 हिस्सों में बांटा है कि 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं दंड के लिए, कि इस प्रकार के सिद्धांत के अनुसार दंड दिया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला है निवारणात्मक, यानी कि डिटरेंट थ्योरी, मतलब आप किसी का निवारण कर सकें, ये सिद्धांत। क्या निवारणात्मक? कि कठोरतम दंड देकर अपराधी को सुधारना। कहने का मतलब अगर आप किसी को कठोर दंड देंगे तो वो जो और लोग हैं उसका दंड देखकर भयभीत होंगे और सुधरने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ऐसा अपराध करते हैं तो हमें भी इस प्रकार का दंड दिया जा सकता है। अतः कहा गया है कि यह जो
थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, ये भय के मनोविज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है। वो लिखा है ना, क्या बोलते हैं रामायण में, का भय बिन प्रीत न भय गोपाला। तो भय बिन तो प्रीति भी नहीं होती है ना। तो इस कारण से इसके ऊपर ये इन्होंने लिखा है कि भय का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके ऊपर ये कार्य करता है। अब इसके समर्थक कौन रहे हैं इस निवारणात्मक सिद्धांत के? तो सेफिस्ट, बेंथम, फिशर और प्लेटो इस सिद्धांत के समर्थक हैं। ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सही तरीका है और दंड ही देना चाहिए हर व्यक्ति को, ताकि दूसरे व्यक्ति या दूसरे अपराधी उनसे ये सीख ले सकें कि जो वो कार्य कर रहे हैं वो गलत है और समाज के प्रति अपराध है और अपराध ना बढ़े। अब इसके ऊपर इसमें आलोचना ये हुई कि ये जो कार्य, यह सिद्धांत अव्यावहारिक है, साथ में अमनोवैज्ञानिक भी है, अतार्किक है और अवैज्ञानिक है। क्योंकि होता यह कि जब हम किसी को दंड देते हैं तो उससे लोग भयभीत होते हैं, या तो उससे वो अपराध बिल्कुल समाप्त हो जाता है या अपराधों में कमी आ जाती है। लेकिन इसके पश्चात एक उदाहरण है। उदाहरण ये है कि एलिजाबेथ के समय पे एक व्यवस्था थी, एक कानून था कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसे चौराहे पे मृत्यु दंड दिया जाता था। अब होता यह था कि चौराहे पे जब मृत्यु दंड दिया जाता था तो लोग उस मृत्यु दंड को देखने के लिए इकट्ठा होते थे। ठीक है, अब जब लोग इकट्ठा होते थे तो उसी वक्त लोगों को छेड़छाड़, उनके पर्स, उनकी चोरी, इस तरह की दुनिया भर की घटनाएं उसी स्थिति में होती थी जबकि उसे दंड दिया जा रहा है इस बात के लिए कि उसने चोरी किया है। लेकिन फिर भी उन लोगों में भय तो व्याप्त नहीं हुआ। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इस भय से लोग समझ जाएंगे या भय से ये समझ लेंगे कि हम अगर ये कार्य करेंगे तो इस प्रकार का अपराध होगा या नहीं होगा। समझा ना? जैसे कभी एक करंट का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे निर्भया कांड। क्या निर्भया कांड में जिन दोषियों को फांसी की सज़ा दी गई है, अभी जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं ज़्यादातर सबको फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो क्या इससे रेप पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? क्या वो अपराधी इस बात से डर रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि इससे अपराधों में कोई कमी आई हो? नहीं। लेकिन अलग अलग तरह के लिए अलग अलग प्रकार के उपचार प्रयोग किए जाते हैं। तो मैं आगे बताता हूँ और क्या उपचार है। दूसरा उपचार है निरोधात्मक उपचार, यानी कि कह लीजिए कि प्रिवेंटिव थ्योरी जो है। प्रिवेंटिव थ्योरी क्या कहती है कि अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकना है। इसके लिए अपराधी को जेल में पदच्युत या मृत्युदंड दिया जाए। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत ये है कि आप इस प्रकार के कानून बनाइए ताकि आप अपराधी को अपराध करने से पहले रोक सकें। आप उसे किसी प्रकार से रोकें, या फिर वो किसी अच्छे पद पे तो उसे पद से क्या कर दीजिए, डिसमिस कर दीजिए, या फिर उसे आप क्या कर दीजिए, उसे जेल भेज दीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं हम उसके लिए हम कर सकते हैं उसे मृत्युदंड दे सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि किसी को मृत्युदंड देना इतना आसान है क्या कि आप जो चाहें आप वो कर दें, किसी को मृत्युदंड दे दें किसी भी बात के लिए? तो अतः इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं जो कि इस थ्योरी को पूर्ण नहीं करती हैं। इसके समर्थक कौन हैं? तो इसके समर्थक होम्स हैं और सामंड हैं। अब इसमें आलोचना क्या है? तो आलोचना ये कांट ये कहते हैं कि ये व्यक्ति को वस्तु के रूप में प्रयोग करने के जैसा है। जैसे हम किसी वस्तु को प्रयोग करते हैं ना, ऐसे किसी व्यक्ति को वस्तु के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यह मानवता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। मानवता नहीं कहती कि हम किसी को मृत्युदंड दे सकते हैं। और क्या है कि जो आदतन अपराधी हैं वो क्या काम करते हैं, जिनकी हैबिचुअल जो क्रिमिनल हैं वो अंदर जाते हैं जेल से बाहर निकल के आते हैं और फिर वही उसी प्रकार के अपराध करते हैं। मतलब उन्हें बस ये पता है कि इस प्रकार का दंड ही तो देंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ होगा। तो अगर हम ऐसा ना करें, उन्हें दंड ना दे करके उन्हें इस प्रकार से सुधारें या उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से सुधारें, ताकि जिसमें कि हम कह रहे हैं कि अपराधियों को अपराध करने से रोकथाम हो। ठीक है ना, अपराधियों को अपराध करने से रोका जा सके। अगर इस तरीके से हम कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये थी इसके बारे में। अब तीसरा क्या? तीसरा हमारा प्रतीकात्मक, मतलब रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ना बदले की भावना पे डिपेंड है ना। क्या कहते हैं कि बदले की भावना पर आधारित है और अपराध के अनुपात में ही दंड दिया जाता है। कहने का मतलब होता ये कि जैसे सऊदी अरब में होता है। सऊदी अरब में क्या होता है कि वहाँ का कानून ये कहता है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो, कोई किसी के साथ रेप करे तो उसे नपुंसक बना दो। कहने का मतलब दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ वाले कानून पर ये
कार्य करता है जिसे कहते हैं प्रतीकात्मक, या आप कह सकते हो टिट फॉर टैट की जो कहावत है, जैसे को तैसा, इस कहावत के ऊपर ये थ्योरी कार्य करती है जिसे बोलते हैं प्रतीकात्मक थ्योरी या रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, और इसे बदले की भावना के तौर पर ही किया जाता है। दूसरा, अपराध के अनुपात में दंड। अपराध के अनुपात में दंड का मतलब वही हुआ कि अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ दी है तो आप भी उसकी आंख फोड़ दो, किसी ने किसी का हाथ काट दिया है तो आप भी उसका हाथ काट दो। अब इस स्थिति में अगर बात करूं तो टिट फॉर टैट की कहावत पर आधारित, और इसके समर्थक हैं कांट, होम्स, सामंड और डॉक्टर इरविंग, ये लोग इसके समर्थक हैं। अब इसकी आलोचना के अंतर्गत बात ये आती है कि आप मुझे एक बात बताइए कि ये एक तो मतलब ये अमानवीय है। एक तो पहले तो आप इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप किसी की आंख के बदले आंख ले लें या किसी का हाथ काटने के बदले हाथ कटवा लें तो आपको इससे कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी, आपको किसी प्रकार का जो आपकी क्षतिपूर्ति है वो नहीं होगी किसी प्रकार की भी, ठीक है ना। बस ये होगा आपको क्षति हुई है तो दूसरे को भी क्षति हुई है। कहा ही जाता है कि बदले की भावना ना मन को शांत करती है ना। ये भी कहे हैं इन लोगों ने कि बदले की भावना मन को शांत करती है, मन को शांति मिलती है, इसलिए आदमी इस भावना के अंतर्गत भी कार्य कर सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसमें अपराध को सुधारने की प्रवृत्ति नहीं आई, अपराध नहीं सुधरेगा इससे, समझ में आ रहा ना। तो होता यह है कि किसी भी इंसान से बदला लेकर हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कि आप मुझे बताइए कहीं कोई क्षतिपूर्ति हुई है, सही है, अब क्षतिपूर्ति में आप किस प्रकार का बदला ले सकते हैं, या कहीं किसी ने किसी की मृत्यु कारित कर दी है तो मृत्यु कारित में ये जो स्थिति है कि अपराध के अनुपात में दंड, अब मुझे बताइए इसका क्या अनुपात है, नहीं बता सकते ना। या किसी ने किसी की ना किसी और ऐसी प्रकार की क्षति कर दी है तो अब उस क्षति का जिसका आप नापन नहीं कर सकते, मापन नहीं कर सकते कि कितनी क्षति हुई है, आप उसमें अपराध के अनुसार दंड किस प्रकार देंगे। अतः ये थ्योरी भी जो प्रतीकात्मक थ्योरी जो है ये भी जो है इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। लास्ट में है सुधारात्मक, तो सबसे अधिक जो मानी गई है वो बेहतर मानी गई सुधारात्मक, क्योंकि किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाता है उसे सुधरने के लिए, उसे ये मौका दिया जाता है ताकि वो सुधार कर सके और सुधर सके। क्या कह रहे हैं कि अपराधियों को दंडित करने की अपेक्षा उनके सुधार पर अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है तो आप ये करिए कि ऐसा कुछ कार्य कीजिए ताकि वो सुधर सके, दोबारा इस प्रकार का अपराध ना करे और आपको उसे सज़ा भी ना देनी पड़े। क्या आगे कि इसके अनुसार अपराधी के चरित्र सुधार पर बल देना चाहिए। पहले तो इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि अपराधी का चरित्र सुधर सके, वो मानसिक तौर पर प्रिपेयर हो जाए कि समाज में अपराध नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या, अच्छे न्याय के लिए ये आवश्यक है कि अपराधी की मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कौटुंबिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता है और हमको नहीं पता होती है कि इसने अपराध क्यों किया है। तो उस अपराध को जानने के लिए हमें पहले ये पता करना चाहिए कि उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या थी जब अपराध हुआ, या उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, या उसकी संस्कृति कैसी है। बहुत सारी जगहों पे बलि देना प्रथा है, वहाँ संस्कृति है, और यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे कानून है कि आप बलि नहीं देंगे, पशु बलि भी नहीं देंगे, तो वो संस्कृति वाली बात आ गई। दूसरी बात, कौटुंबिक स्थिति, कुटुंब में कैसी स्थिति थी, मानसिकता कैसी थी, ये सारी स्थितियों के पश्चात, इनका अध्ययन करने के पश्चात ही ये निर्णय लेना चाहिए कि जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, उसे किस प्रकार का अपराध किया है या उसे किस प्रकार का दंड देना चाहिए। अर्थात दंड नहीं देना चाहिए तो आप उसे मतलब उस पर किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, समझ रहे ना। ये लिखा हुआ है कि अपेक्षा उनके सुधार पर अधिक महत्व दें, मतलब उसे सुधारने के लिए आपको इनका अध्ययन करना पड़ेगा ताकि आप उसे सुधार सकें और वो दोबारा अपराध ना करे और आदतन अपराधी भी ना बने। समझ में आया, इसका कारण ये भी है। तो इयरिंग कहते हैं कि अपराध के तत्वों का पता लगाने तथा सामाजिक परिस्थितियों में दोष निवारण की दिशा में आवश्यक कदम उठाना चाहिए। क्या, दोबारा पढ़िए, कह रहे हैं कि अपराध के तत्वों का पता लगाने, अपराध किस कारण से हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। पहली चीज कि अपराध के तत्वों का पता लगाओ तथा सामाजिक परिस्थितियों में दोष, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनमें जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, उसका पता लगा के उसे रिव्यू करो ताकि आप अपराध हो ही ना, समाज में ऐसी परिस्थितियां ही ना बने कि अपराध हो की दिशा के में आवश्यक कदम उठाना चाहिए। मतलब इन सबको खत्म करने के लिए हमें जिस प्रकार के आवश्यक कदम उठाने चाहिए वो कदम हमको उठाने ही चाहिए। इसमें क्या है
कि महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी कहते हैं कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अर्थात ये जो हमारा सिद्धांत है ना, ये किसी भी अपराधी को एक डॉक्टर की तरह देखता है कि इसके अंदर जो अपराध है उसे किस प्रकार से सही किया जा सकता है। क्योंकि जो अपराधी होता है ना, उसके द्वारा किया गया अपराध इस समाज के लिए हानिकारक है बस, अन्यथा उसकी क्या कंडीशन थी, उसने किस स्थिति में अपराध किया, अगर उसका उपचार कर लिया जाए तो अपराध होंगे ही नहीं, ये कहता है सिद्धांत। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि और अंगुलीमाल का एग्जाम्पल आता है, ठीक है ना। तो अपराधी भी जो होता है उसका भी समाज के प्रति कर्तव्य होता है, वो भी मन से समाज के लिए कुछ कर सकता है। अगर उसकी मनोदशा या उसकी मानसिक स्थिति को बदल दिया जाए तो उसकी स्थिति बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे और प्रकार का दंड देने की। तो सुधारात्मक जो हमारी जो सिद्धांत है ये इसके ऊपर कार्य करता है। दूसरा, आलोचना में इसके अंदर कुछ नहीं कहा गया, बस ये कहा गया है कि ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है अगर ये उसके ऊपर लागू हो जाए। क्योंकि इसके अंतर्गत एक पॉइंट तो ये आता है कि अपराधी में ना अपराध के प्रति एक प्रवृत्ति पैदा होती है कि ये अपराध करना बहुत गलत बात है, मतलब एक बुरी मनोप्रवृत्ति पैदा होती है कि अपराध नहीं करना चाहिए। तो वो भी इसी कारण होती है, समझ में आ रहा ना। या फिर समाज के प्रति उसका क्या दायित्व है उसे ये सिखाइए। तो ये कार्य आते हैं इस सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। डॉक्टर विनोग्रेडॉफ ने कहा है कि जो न्यायाधीश होता है ना, उसकी स्थिति एक डॉक्टर के समान है। कि जैसे डॉक्टर किसी अपने मरीज के जो उसके अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं उनके गुण दोष देख करके उसका इलाज करता है, उसी तरह से एक न्यायाधीश किसी भी अपराधी ने जो अपराध किए हैं वो किस स्थिति में किए हैं उन सब का छानबीन करके उसके प्रति एक दंड निकालता है कि इसको इस अपराध के लिए ये दंड देना चाहिए। तो अतः जो न्यायाधीश है उसकी स्थिति भी एक डॉक्टर जैसी है। अंत में एक बात कहूँ तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सामंड ये कहता है कि ना तो ये सारी स्थितियाँ सही हैं, ना तो खाली निवारणात्मक सिद्धांत कार्य करेगा और ना सुधारात्मक सिद्धांत ही कार्य करेगा। अतः अगर इन दोनों का समावेश किया जाए, एक उचित समन्वय के साथ एक तीसरा सिद्धांत बनाया जाए जिसमें निवारणात्मक और सुधारात्मक दोनों सिद्धांतों का समावेश हो, वह सिद्धांत सर्वोत्तम होगा, वही सर्वोपयुक्त होगा। ये इसका अंत में न्याय प्रशासन का निष्कर्ष निकल के आता है। ठीक है, तो ये था न्याय प्रशासन के बारे में सारा वीडियो। इसके बाद अभी जो बात आएगी, जैसे इसमें बहुत जगह मृत्युदंड के बारे में बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की दंडात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए या मृत्युदंड किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। मैं इसे एक बार रब कर दूं, उसके बाद इसी टॉपिक पे बात करेंगे आगे कि मृत्युदंड और भारत के में होने वाली प्रयोग होने वाली दंडात्मक प्रक्रिया किस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं आगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भारत में दंड का सिद्धांत जो है उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो ये मैंने दोबारा से आपके लिए और प्रिपरेशन की, आपके लिए बोर्ड तैयार किया है कि भारत में दंड का सिद्धांत कैसा हो। ठीक है ना, तो उससे संबंधित बात करेंगे आगे। क्या कि सामंड ने कहा है कि सामंड के सिद्धांत पर सहमत हैं कि दंड सुधारात्मक प्रतिरोधात्मक पद्धति के समन्वय के आधार पर ही होना चाहिए। मतलब भारत देश में जो सामंड ने सिद्धांत दिया था उससे के सिद्धांत पर सहमत हैं कि सुधारात्मक प्रतिरोधात्मक पद्धति के समन्वय के आधार पर ही दंड व्यवस्था भारत में होनी चाहिए। दूसरा क्या कि दंड अपराधी की व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार हो, मतलब उसकी क्या परिस्थिति व्यक्तिगत, उसके अनुसार उसे दंड दिया जाना चाहिए। दूसरा क्या कि कुछ लोग अस्वस्थ प्रकृति के होते हैं, कहने का मतलब उन्होंने अपराध करना ही करना है। तो अस्वस्थ प्रकृति के अपराधी जो होती हैं उनके लिए सुधारात्मक प्रक्रिया काम करेगी ही नहीं, तो वहाँ पर सुधारात्मक प्रक्रिया कार्य नहीं करेगी तो किस काम की। और इसी के विपरीत बात करूं तो जहाँ पे महिला हैं और किशोर हैं और प्रथम अपराधी हैं, अगर उनको दंड दिया जाए सर्वप्रथम शुरू में ही तो ये भी गलत होगा। तो इसलिए अगर खाली बात करूं कि प्रतिरोधात्मक ही हो तो भी गलत है और बात करूं सुधारात्मक ही हो तो भी गलत है। तो अर्थात इन दोनों को मिला जुला के तीसरा रास्ता निकालना चाहिए कि परिस्थिति क्या थी उसकी, उस परिस्थिति के अनुसार उसे दंड दिया जाना चाहिए। ये होनी चाहिए भारत देश में दंड के सिद्धांत की, मतलब दंड का जो भारत में दंड का सिद्धांत हो इस प्रकार से होना चाहिए। अगला क्या कहते हैं, डॉक्टर सेथना कहते हैं कि निष्कर्ष ये निकलता है क्या कि प्रतिकर देने को बाध्य करो, जो भी अपराधी हो उसके लिए प्रतिकर देने की बाध्यता हो, उसने जो अनुचित कमाई की हो वो उससे ले ली जाए। दूसरा
दंड जो तीनों का समन्वय है ना, इन तीनों का समन्वय हो, उसके बाद फिर दंड दिया जाए। तीन चीज़ें क्या करनी चाहिए कि प्रतिकर की बाध्यता, अनुचित कमाई उसकी छीन ली जाए, ले ली जाए, सरकारी खाते में जमा कर जाए, उसके बाद से दंड भी दे दो। अगर इन तीनों की व्यवस्था कर दी जाए ना किसी अपराधी के साथ, तो इन तीनों का समन्वय अपराधी को पुनः अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, दोबारा अपराध नहीं करेगा अपराधी, और लोगों को भी सीख मिलेगी कि कोई अपराध करने से ये व्यवस्था होती है। उसके बाद करें कि मृत्युदंड के बारे में बात करें कि मृत्युदंड कितना सही है कितना गलत है। सबसे पहले बात करते हैं उसके विपक्ष में क्या तर्क हैं। तो कुछ विद्वान कहते हैं, जिनमें की है कमिंजर है, बेकारियां हैं, बेंथम हैं, ये कहते हैं कि मृत्युदंड को खत्म करने के पक्ष में, मृत्युदंड को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। जब अपराधों में लिखा है कि इसमें कोई सुधारात्मक गुण नहीं है, जब सुधारात्मक गुण नहीं है तो अपराधों में कोई कमी भी नहीं आई है, तो ना ही आपराधिक मामलों में कमी आई है। तो हुआ ये कि इनके विचारों से 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में हुआ ये कि 200 मामले रह गए थे मृत्युदंड के, इतना घट गया था मृत्युदंड कि मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। लेकिन 1947 में रूस ने बिल्कुल बैन कर दिया कि हम मृत्युदंड नहीं देंगे। 1948 में इटली ने बैन कर दिया कि हम मृत्युदंड नहीं देंगे। डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, हॉलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, अमेरिका, ये जो देश हैं, इन्होंने मृत्युदंड को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया कि हमारे यहाँ मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, वो इन विद्वानों के कारण। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि मृत्युदंड के पक्ष में क्या बात है। तो मृत्युदंड के पक्ष की बात है कि जो मानव स्वभाव है ना, प्रतिशोधात्मक है। कहने का मतलब, अगर आपका किसी ने बुरा कर दिया है तो आप ये चाहोगे उसका भी बुरा होना चाहिए, ये मानव स्वभाव है। इट इज़ अ नेचर इन ह्यूमन, नेचर ऑफ ह्यूमन। तो मानव स्वभाव प्रतिशोधात्मक होता है, इसलिए अपराधी के साथ इसके अपराध के अनुकूल व्यवहार करने पर असंतुष्ट पक्ष को आत्मशक्ति मिलती है। मैं भी पहले बता रहा था कि जब मैं इससे पहले वाली चैप्टर पढ़ा रहा था, अभी इससे पहले इसी को जो पढ़ा रहा था इससे पहले बोर्ड पे, कि जो मानव स्वभाव है वो किसी को कष्ट दे करके ना बराबर का, वो तो बता रहा टिट फॉर डैट, दांत के बदले दांत, ऐसी स्थिति देख करके ना खुश होता है, उसको ना आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो इस कारण से मृत्युदंड के पक्ष में कुछ लोग, क्यों कि करने से असंतुष्ट पक्ष को आत्मशक्ति मिलती है। कातिल फांसी से ही भयभीत होता है, कातिल को फांसी के तख्ते पे ही लटकाना चाहिए, उससे डर लगता है, ना कि वो जेल में जाने से डरता है। इनके अनुसार कारागार से नहीं डरता। दूसरा, कठोरतम दंड देने से समाज में खतरनाक तत्वों से छुटकारा पाने का उत्तम साधन है। अगर जो समाज में जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज को क्षतिपूर्ण कर रहे हैं या बहुत व्यवस्था बिगाड़ रखी है, तो उन्हें कठोरतम दंड ही देना चाहिए। जॉर्ज इव्स कहते हैं कि आशाहीन व असाध्य अपराधी को राज्य द्वारा अनावश्यक पालन पोषण करने की बजाय बिना दुख के उसे निकाल देना चाहिए, अर्थात उसे फांसी दे दो या उसे मृत्युदंड दे दो, और उसने ऐसा अपराध किया है जो कि मृत्युदंड के योग्य है। अब बात करते हैं कि मृत्युदंड असंवैधानिक है कि नहीं है। बहुत से लोगों ने कोर्ट में वाद दायर किया कि ये असंवैधानिक है, ये नहीं होना चाहिए। तो असंवैधानिक है कि नहीं, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला केस था जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट 1206 में। उसमें कहा है कि अनुच्छेद 21 के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा है न्यायाधीश ने कि जो अनुच्छेद 21 है उसके खिलाफ नहीं है, इसके अंतर्गत उन्होंने ये फैसला दिया है। दूसरा कह रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश, AIR 1979, सुप्रीम कोर्ट 916। जस्टिस, इसके विपरीत कहा है क्या कि जस्टिस श्री कृष्ण अय्यर ने कहा है कि न्यायालय जब मृत्युदंड और उसका जो वैकल्पिक दंड यानी कि आजीवन कारावास, जब इन दोनों में एक अनुमान लगाता है कि इस अपराधी को क्या दंड देना चाहिए, तो उस स्थिति में उसके अनुच्छेद 16 का हनन होता है। ठीक है ना, अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता, है ना, तो उसके अंतर्गत उसका जो हनन होता है। तो आजीवन कारावास में विशिष्ट कारणों के आधार पर चुनाव से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। ये कहा है किसने? कृष्ण अय्यर जी ने कहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट 898। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड करने के लिए दंड का वैकल्पिक दंड जो अनुच्छेद, अगर आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड करने के लिए जो इसका वैकल्पिक दंड है, यानी कि जो आजीवन कारावास है, इसका वैकल्पिक दंड है ना, तो इस दंड से जो है ना अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लंघन नहीं होता है, अतः मृत्युदंड संवैधानिक है।
ठीक है, तो इसमें कहा है कि मृत्युदंड संवैधानिक है। तीसरा क्या है कि दीनानाथ बनाम भारत संघ, AIR 1983 फोर्थ सुप्रीम कोर्ट 645 में कहा कि गले में रस्सी लगाकर मृत्युदंड देना संवैधानिक है। क्या कह रहे हैं कि गले में रस्सी लगाकर मृत्युदंड देना संवैधानिक है। अब पांचवा कह रहा है कि CRPC दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड, है ना, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 अंडर सेक्शन 5 जो गले में रस्सी लगाकर फांसी देने का प्रावधान करती है। ठीक है, सवाल आ सकता है कि कौन सी CRPC की कौन सी धारा गले में फांसी देकर मृत्युदंड का प्रावधान करती है। तो CRPC सेक्शन 354 का अंडर सेक्शन 5 है जो इसका प्रावधान करता है। वह कहती है कि वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत युक्त उचित व न्यायोचित प्रक्रिया निर्धारित करती है, अतः यह फांसी देना या मृत्युदंड देना संवैधानिक है। मतलब ये जो धारा है इसके अंतर्गत भी ये सिद्ध होता है कि फांसी देना संवैधानिक है। अगर कोई पूछे कि मृत्युदंड देना असंवैधानिक है कि नहीं, तो मृत्युदंड देना असंवैधानिक नहीं है, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो कि उसके अपराध के अनुकूल उसे या किसी अपराधी को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे था आज का वीडियो। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए कि मैं इसमें क्या सुधार करूं ताकि आप लोगों को उतने बेहतर से बता सकूं। आज मेरी पहली क्लास है, इससे संबंधित मैंने काफ़ी स्टडी की है, उसके बाद मैंने इसको तैयार किया है। तो प्लीज़ दोस्तों कुछ कमियां हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई हो सके और मेरी भी हो सके। मेन टॉपिक ये है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।